सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर हम देखें व्हाट इज ब्रीथिंग, अगर हम ब्रीथिंग को देखें कि ब्रीथिंग क्या है, तो ब्रीथिंग में दो प्रोसेस इंक्लूड होती है, एक इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का, O2 को इनहेल करते हैं हम, एंड एक्सहेलेशन किसका होता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट, कहां से? इन्वायरमेंट से, मतलब वातावरण से ऑक्सीजन को खींचा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि हमारी सेल्स इसको बनाती है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। दिस इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बाद में एक और यहां पर जो है टॉपिक होता है इसी में, ब्रीथिंग एंड देन रेस्पिरेशन। एक टॉपिक होता है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, ये भी समझेंगे। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की। किसकी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन मीन्स यहां पर ऑक्सीजन तो चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि दो चीजें होगी इसमें, एक तो ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग की वजह से फिर लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लिबरेट होगी। यानी कि जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो ब्रीथिंग तो होगी, ऑक्सीजन को अंदर खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। उसके साथ में जब हम ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तो जो हम फूड खाते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। जो भी हम फूड खाना, जो भी हम खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोजन ऑक्सीजन की मदद से, ग्लाइकोजन ऑक्सीजन की मदद से एटीपी में टूटता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ जाती है, और इस एटीपी का हम यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। कोई भी काम जो हम करते हैं, सपोजेट मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये सारे काम जो है जो हम कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये ग्लाइकोजन एक तरह की लोक एनर्जी है जिसका आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ऑक्सीजन है, इसी की वजह से आप जो है अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकडाउन्स योर बॉडी क्रिएट द एटीपी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द currency of the cells. So every activity which is included inside your body and happening inside your body, it's because of the ATP, whatever the process. So now अब हम आगे देखते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन हमने देख लिया। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं? तो पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग मैंने आपको बता ही दिया, O2 एंड CO2। O2 इनहेल कर रहे हैं, CO2 को क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद में गैसियस नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 है। गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग, एल्वोली एंड ब्लड, यानी ये गैस पहले पहुंचेगी, जैसे कि आपने गैस आई ऑक्सीजन तो लंग्स में पहुंचेगी। लंग्स से, लंग्स की जो सबसे लंग्स की जो फंक्शनल सेल होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एल्वियोली, उसको एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली। तो फिर ये एल्वियोली तक पहुंचती है भैया। ऑक्सीजन कहां तक पहुंचती है? एल्वियोली तक पहुंचती है। फिर एल्वियोली जो है ना एक्सचेंज करेगा, क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, यानी कि हमारे ब्लड से एक्सचेंज करेगा। ब्लड को O2 दे देगा और ब्लड से बदले में CO2 ले लेगा। वो CO2 वापस इसी प्रोसेस के जरिए से बाहर निकल जाएगा। गैस ट्रांसपोर्ट, यानी कि O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट, वही मैंने बताया ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है। ट्रांसपोर्ट बेसिकली कौन करता है? ब्लड। अगर यहां पर मुझे आपसे क्वेश्चन का आंसर करना पड़े कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में क्या ऐसी चीज है जो ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, तो दैट इज ब्लड। और ब्लड के अंदर भी एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा कंपोनेंट होता है? हीमोग्लोबिन, वो याद रखना है। तो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या होता है? गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि जब वो यहां पे देखा आपने एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन कहां पर आ गई थी? ब्लड। ठीक है, ब्लड में आ गई। ब्लड से कहां जाएगी ये? ब्लड से आ जाएगी टिश्यू पर। कहां जाएगी? टिश्यू पर। और टिश्यू से जाएगी सेल्स में। कहां जाएगी? सेल।
यानी कि बॉडी के हर एक सेल्स तक। तो देखो फिर ये सेलुलर लेवल पर हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो पहले टिश्यू में आई, फिर कहाँ आई, सेल्स में। तो यानी कि गैस इस तरीके से आई, पहले लंग्स, फिर लंग्स से एल्वोली, एल्वोली से ब्लड, ब्लड के अंदर ब्लड की सेल्स कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लेके जाएगी उसको टिश्यू पर, टिश्यू से पहुंच जाएगी वो सेल्स में। ये ऑक्सीजन का पहुंचने का तरीका है सेल्स तक। कहाँ तक पहुंचने का तरीका है, सेल्स तक पहुंचने का तरीका। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की मैकेनिज्म क्या है, कैसे ब्रीथिंग होती है। ये लंग्स है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे प्लूरा बोलते हैं, और ये डायफ्राम वाला एरिया है। जब हम सांस खींचते हैं तो आपने देखा होगा कि चेस्ट जो है ना फूल जाती है। तो जो चेस्ट फूलती है, जो डायफ्राम होता है ना नीचे वाला एरिया, ये फ्लैट हो जाता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं ना तो फ्लैट हो जाता है। जब ये फ्लैट होता है तो चेस्ट बाहर हो जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं ये वापस इसी शेप में हो जाता है। तो वापस उसी शेप में हो जाएगा तो फिर से चेस्ट अंदर को चली जाती है, ठीक है ना। तो ये दिखाई देती है इसी वजह। तो ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग कैसी प्रोसेस है, इंस्पायरेशन होगा इसमें, एक्सपायरेशन होगा, दोनों की मैं बात कर चुका हूँ। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव इनटेक एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, और ये एक पैसिव एक्सपेलेशन ऑफ द एयर है फ्रॉम द लंग्स। यानी कि जब हम सांस को अगर अंदर खींचते हैं प्रेशर लगा के, तो उसमें हमारी एनर्जी लगती है बॉडी की, एक्टिव प्रोसेस है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं उसमें हमारे शरीर की कोई एनर्जी नहीं लगती, वो एक पैसिव प्रोसेस है। बात समझ में आ गई। पैसिव जहां पर कोई एनर्जी की जरूरत ना हो, एक्टिव जहां पर एनर्जी की जरूरत हो। तो आई थिंक आप समझ गए पैसिव एंड एक्टिव का मीनिंग। ये भी समझ में आ गया मैकेनिज्म, दो पार्ट्स में ब्रीथिंग। आफ्टर दैट उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर इंस्पायरेशन, फिर इंस्पायरेशन किस किस चीज से रिलेटेड है, इंस्पायरेशन कैसे हो रहा है ये भी आपको देखना है। इंस्पायरेशन सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हो जाएगा फ्लैटन्स, ये मैंने अभी डिस्कस आपके सामने ही किया था। फ्लैटन्स हो जाएगा, फ्लैटन्स यानी कि जब आप सांस खींचोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा डायफ्राम। ये वाला देखो, ये दिखा रखा है ना डायफ्राम। जैसे ही ऑक्सीजन आएगी यहाँ पर हवा भरेगी, तो जब इसमें हवा भरेगी तो हमारे जो लंग्स है वो तो बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह वो फूलेंगे। जब वो फूलेंगे तो उसके नीचे को प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे ये जो ऐसे मुड़ा हुआ है ना कर्व, ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा सीधा। जब ये फ्लैट होगा तो इसकी वजह से चेस्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी ऊपर को हो जाएगी और हमें फूलती हुई दिखाई देगी। जब हम सांस छोड़ेंगे और गैस जो होगी वो बाहर निकलेगी तो ये वापस उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में था। तो पहला ये। फिर उसके बाद में वर्टिकल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वर्टिकल वॉल्यूम इसके अंदर जो एयर जा रही है, जो आप इनहेल कर रहे हैं यहाँ से एयर, या तो मुंह के जरिए से या नाक के जरिए से। फिर थोरेकिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लंग्स में हवा भर जाएगी, लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, तो आपके लंग्स फूलने लगेंगे, ठीक है नहीं। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा लंग्स के अंदर। फिर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज या वेन्स जो होती है उनके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो आसानी से क्या हो सके, अंदर आ सके। प्रेशर घटेगा तभी तो अंदर आएगा ऑक्सीजन, कोई भी गैस है तभी अंदर आएगी। एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, उसकी वजह से हवा जो है बाहर से अंदर आ जाएगी। कब आएगी, जब यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्रेशर नहीं घटेगा तो वो नहीं आएगी। मान लो अगर सपोज दैट इस रूम में एयर टाइट रूम है चारों तरफ से, अब एयर टाइट रूम है बिल्कुल, यहाँ से एक भी मॉलिक्यूल या एक भी किसी चीज आने की जगह नहीं है, तो आने की नहीं। लेकिन आप एक जगह से इसमें छेद कर दो कहीं से भी, तो क्या होगा, इसकी जो गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी, तो जो दूसरी गैस होगी उसको आने को जगह मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो यानी कि इसका वॉल्यूम कम करना पड़ेगा आपको, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी दूसरी वॉल्यूम या दूसरी कोई भी गैसेस आ सकती है। देन उसके बाद में एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन था फिर एक्सपायरेशन है। एक्सपायरेशन में अपोजिट प्रोसेस हो जाएगी। इंटरकोस्टल मसल्स डायफ्राम रिलैक्स करेगा, थोरेकिक रीजन्स ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है। जब एक्सपायरेशन करोगे ना तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल, फ्लैट नहीं होना, ओरिजिनल हो जाएगा। थोरेकिक वॉल्यूम भी घट जाएगा, यानी कि यहाँ का वॉल्यूम, जब हम सांस खींचते हैं तो ऐसा लगता है चेस्ट बाहर है तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, जब हम छोड़ते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि हवा बाहर गई है ना, हवा के अंदर वॉल्यूम है, एयर के अंदर वॉल्यूम है, तो जब वो बाहर गई है तो उसकी वजह से हमारे लंग्स में वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। फिर पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा, जो पल्मोनरी अंदर जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा, ऐसी बात है, अंदर से आ रही है। फिर एयर मूव्स आउट, यानी कि एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी CO2 के फॉर्म में। वैसे तो सारी एयर निकलती है, CO2 प्लस नाइट्रोजन सारी गैसेस होती हैं। ड्यूरिंग फोर्सफुली एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, यानी कि सांस लगा के अगर एयर को बाहर निकालो, तो आपके पेट की मसल्स भी जो है ना एक्टिव हो जाएगी। देखो कोशिश करके देखो, आपको पेट में भी वो होगी, खींचना नहीं है सांस लगा के, छोड़नी है सांस लगा के बाहर,
हवा प्रेशर से, ऐसे करके देखो यहाँ लोड पड़ेगा पेट पे आपके, करके देखिए पड़ रहा है ना। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एब्डोमिनल मसल्स भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, मतलब वो भी एक्टिव हो जाती है। इतना भी मत करो कि आप पागल ही हो जाओ, इतना भी सही नहीं है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग तो हमने पढ़ लिया, एक्सहेलिंग को मतलब पता है आपको, बाहर क्या आना, एक्सहेल और इनहेल। इनहेल अंदर आना ऑक्सीजन का, एक्सहेल मतलब बाहर निकलना, ठीक है ना। देन उसके बाद में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती है एंड कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज देखेंगे। तो एक तो होते हैं यहाँ पर इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, टीवी टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कितनी सांस हम खींच सकते हैं, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी सांस हम बाहर छोड़ते हैं सांस लेते हुए, रेजिडुअल वॉल्यूम सांस छोड़ने के बाद भी जो वॉल्यूम बची रह जाती है लंग्स में उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्रेशर लगा के जान लगा के कितनी वॉल्यूम को अंदर खींच सकते हैं एयर की, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्रेशर लगा के कितनी वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है, टोटल लंग कैपेसिटी होता है कि लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है मिलाकर एयर को होल्ड करने की इन हमारे लंग्स की, ठीक है ना, टोटल कैपेसिटी कितनी है ये भी आपको देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है, टाइडल वॉल्यूम। उससे पहले जरा लंग्स के बारे में थोड़ा सा, लंग्स की स्ट्रक्चर आपने देखी है अभी फिलहाल। राइट एंड लेफ्ट। राइट लंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 या 3 पार्ट्स होते हैं, और लेफ्ट लंग के कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। तो इसमें 3 लोब होगी और इसमें 2 लोब होगी। इसका वेट 550 ग्राम एडल्ट में, और इसका वेट 500 ग्राम होता है लगभग। और ये जो होता है इसको लार्जेस्ट बोलते हैं, थोड़ा बड़ा होता है साइज में, और इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट, ये लंबा होता है साइज में थोड़ा। यहाँ पर एक नॉच बनती हुई दिखाई देती है अंदर की ओर को हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ कार्डियक, हार्ट की वजह, क्योंकि आपने सुना होगा कि हार्ट हल्का सा लेफ्ट साइड की ओर होता है, ठीक है ना, खब्बी ओर होता है हल्का सा, तो कार्डियक नॉच बन जाती है यहाँ पर, कार्डियक नॉच। तो यहाँ पर क्या बन जाती है आपकी, कार्डियक नॉच बन जाती है। फिर ये ऊपर जो है ना यहाँ पर होता है लेरिंग्स, इसके ऊपर होता है फेरिंग्स, ये होता है ट्रेकिया। फिर यहाँ पर जो है ना ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकी, ये इस तरीके से जाते हैं, तो ये ब्रोंक्योल्स है, आई ओली ब्रोंक्योल्स। फिर ब्रोंक्योल्स के अंदर ब्रोंकस। फिर यहाँ पर जो है एक एक करके ब्रोंकस के ऊपर जो है ना ऐसे डॉट डॉट में ऐसे गोल गोल होते हैं एल्वियोली। जो एल्वियोली होते हैं ना बेसिकली एक्सचेंज होता है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, O2 और CO2 का एक्सचेंज यहीं पर ही होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, लंग्स की स्ट्रक्चर ये इस तरह से होती है। देन उसके बाद में हम यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम की बात करें। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं, जो नॉर्मली आप अभी बैठे हैं तो आपको पता भी नहीं, आप नॉर्मल सांस अंदर खींच रहे हैं, नॉर्मल सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू याद रखनी है, 500 ml होती है। कितनी होती है, 500 ml एक बारी में, यानी कि आप एक बारी में 500 ml एयर अंदर खींचते हैं नॉर्मल सांस लेते हैं और 500 ml छोड़ते हैं, ठीक है ना, जब आप सोच नहीं रहे होते उसके बारे में, ठीक है ना। तो 1 मिनट में लगभग 6000 से 8000 ml। तो यहाँ पर नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, नॉर्मली सांस लेना। तो उसके बाद में अगला आता है फिर IRV बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या कॉम्प्लीमेंटल एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पिरेशन। यानी कि आप जब सांस फोर्सफुली लेते हैं, प्रेशर लगा के लेते हैं, तब कितनी एयर अंदर खींच सकते हैं, तब 2500 से लगा के 3000 ml एयर एक्स्ट्रा खींच सकते हो आप। कितनी, 2500 से 3000, ये देख सकते हैं आप IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू लगभग जो है ना 2500 से कितनी बैठ जाएगी, 3000 के करीब बैठ जाएगी। ये नंबर याद रखने हैं आपको, IRV का नंबर कितना है। देन उसके बाद में है ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV यानी कि फोर्सफुली आप कितनी एयर को, कितने ml एयर को बाहर निकाल सकते हो। तो 1000 से 1100 ml एयर को आप बाहर निकाल सकते हो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको ERV। तो इसकी वैल्यू कितनी, 1000 से 1100, तो 1100 कंसिडर कर लीजिए आप, कोई बात नहीं। 1100 ml एयर को आप फोर्सफुली जान लगाकर बाहर निकाल सकते हो।
फिर उसके बाद में आता है आरवी, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम एयर रिमेनिंग इन लंग्स, यानी कि वो हवा जो एक्सपायरेशन करने के बाद, फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी ऐसे तब भी आपके लंग्स में बच जाती है, तो वो एयर है 1100 से लगा के कितनी 1200 ml, इसको बोलते हैं आरवी। आरवी का मतलब क्या हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कितने हैं, 1100 से लगा के कितने 1200 ml है, ये ध्यान रखना आपको। फिर है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय ए नॉर्मल एक्सप्रेशन टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना बताया था मैंने, 2500 से लगा के 3000 के बीच में बताया था आईआरवी, और प्लस इसमें टीवी टाइडल वॉल्यूम, यानी एक तो आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, एक फोर्सफुली खींच लो सांस को, तो टाइडल वॉल्यूम वो कितनी थी 500, तो अगर 500 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000, और इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3500, ठीक है ना। ये वाला कलर दिखाई नहीं दे रहा उस पर ज्यादा, ठीक है। तो ये 3000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, तो ये ध्यान रखना, आपको याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बस नंबर याद रखना है। फिर उसके बाद में एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बिल्कुल सेम वही रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो उसमें भी टीवी प्लस ई आर वी हो जाएगी। तो जैसा ई आर वी अभी कितनी बताई थी 1000 से, हाँ 1000 से 1100 बताई थी कि इतनी हम जो है 1000 से 1100 है, 1000 से 1100, और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे टीवी, तो टीवी कितनी है 500, तो 1000 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1500, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, तो 1500 से 1600 हो जाएगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कितनी हो जाएगी 1500 से 1600 ml एयर आप जो है बाहर निकाल देते हैं, ठीक है नहीं अपने लंग से। उसके बाद में जो है आपका बचता है एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बचता है, एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, यानी नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो 500 ml एयर आप निकालते हो, उसको छोड़ने के बाद में जो आपकी लंग्स में हवा बच जाती है उसे बोलते हैं। तो ई आरवी प्लस आरवी को मिला के बनता है, ये होती है 2100 से लगा के 2300 ml, याद रह जाएगा, ठीक है। ये एफ आर सी। एफआरसी के बाद में आता है आपका वीसी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में तीन चीजें जुड़ती है, ईआरवी प्लस टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना है आपको, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया इसमें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया, यानी कि फोर्सफुली सांस अंदर खींचना है, फोर्सफुली सांस छोड़ना है, साथ में टाइडल वॉल्यूम भी लेनी है। तो तीनों को अगर मिला लेंगे तो बैठ जाएगी कितनी 3500 से 4500 ml एयर बैठ जाएगी। इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। ये दिखा रखा है तो वाइटल कैपेसिटी पूरा फोर्सफुली सांस को अंदर खींचना है, फोर्सफुली सांस को छोड़ना है, और दोनों को अगर मिला लेंगे और बीच में ये भी आपका टाइडल वॉल्यूम भी मिला के तीनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। फिर उसके बाद में आता है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। तो लंग की टोटल कैपेसिटी सारी जोड़ देंगे, रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, टीवी, ठीक है ना, वीसी, आरवी सब मिला लेंगे और सारी को मिला के बैठ जाएगी 5000 से 6000 ml एयर, यानी कि टोटल जो कैपेसिटी हमारे लंग्स की एयर को होल्ड करने की वो 5000 से 6000 ml के बीच में। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर दिखा रखा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंकी नॉट इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड डेड स्पेसेस। डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट 150 ml एयर। तो 150 ml एयर ऐसी है जो डेड एरिया में चली जाती है, यानी कुछ एरिया, कुछ पार्ट ऐसा भी होता है लंग्स के अंदर जो डेड है, डेड होता है, तो उसमें लगभग इतनी एयर चली जाती है, तो इसको बोलते हैं डेड एयर वॉल्यूम, ठीक है। ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। फिर एक होता है रेस्पिरेटरी साइकिल, किसे बोलते हैं, रेस्पिरेटरी साइकिल होते हैं इंस्पिरेशन प्लस एंड एक्सपायरेशन, यानी कि सांस खींचना सांस छोड़ना, उसको रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग रेट क्या होती है, तो नॉर्मल एक इंसान जो है ना, एडल्ट इंसान, एक एडल्ट इंसान 12 से 16 बार हर 1 मिनट में सांस ले लेता है, 12 16 बार। लेकिन जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन का भी बता देता हूँ, जो चिल्ड्रन होते हैं वो 1 मिनट में 30-32 बार सांस ले लेते हैं, 32 टाइम्स, ठीक है ना, 30-32 बार सांस लेते हैं, बच्चों को पूछ लेता है। फिर स्पायरोमीटर क्या होता है, रेस्पायरोमीटर क्या होता है, मेजर द रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि सांस की दर को नापने के लिए कितनी चल रही है कितनी नहीं, रेस्पायरोमीटर का यूज किया जाता है, स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो
थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। सो ये आपका जो है पहला वीडियो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड इस चैप्टर का। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।